Good morning, everyone. This is Siddharth Singh. Today we are going to start lesson 27, our life and environment. हमारा जीवन और पर्यावरण. कुछ पॉइंट्स इस पे दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑन इन्वायरमेंट. कृषि और पशुपालन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज. उद्योगों के जो प्रमुख अवयव हैं उनके बारे में. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रीज वगैरह से जो इनका वेस्ट निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में. वेस्ट टू एडमिनिस्टर इंडस्ट्रियल वेस्टेज. औद्योगिक जो भी आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी क्या विधियां होनी चाहिए, उनके बारे में. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी. पर्यावरण से संबंधित जो आपका टेक्नोलॉजी है वो इको फ्रेंडली कैसे हो सकती है उससे रिलेटेड. मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल एंड रिलीजियन इन्वायरमेंट इशूज. प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं उनके बारे में. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. Man has been interacting with nature since ancient time. In earlier times, man's needs were limited. Therefore, he used natural resources like water, land, air, and vegetation very judiciously. Due to industrial revolution and change in the living style, man started misusing and exploiting nature, which has resulted in creating an imbalance in the environment. This imbalance has resulted in endangering the life of man and of all living organism. Man can restore the balance in environment by limiting his needs and controlling pollution. बहुत पुराने टाइम से आपका इंसान और मनुष्यों के बीच में और प्रकृति के बीच में आपका संबंध बना हुआ है. बिना प्रकृति के इंसान जीवित रह भी नहीं सकता है, यह आपका सत्य है. लेकिन पहले के समय पे जो आपका लोगों की नीड थी वो बहुत आपकी बेसिक थी. जो भी उसमें हमें ज़रूरत होती थी उसका हम लिमिटेड यूज़ करते थे प्रकृति से. ये भी कह सकते हैं कि पहले के ज़माने से आप महाभारत का काल देख लीजिए, रामायण का काल देख लीजिए, उसमें आप ब्रह्मास्त्र का जो शब्द सुने होंगे. जब उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र का मतलब आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से निकाला जाता है. उस हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज वगैरह थी, पहले के लोग भी ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे. धीरे धीरे चीज़ें बिखरी, उसके बाद फिर से नया दौर शुरू हुआ. तो पहले के लोग भी ये चीज़ समझते थे कि प्रदूषण करना, अपने पोल्यूशन को बेकार, अपने इन्वायरमेंट को बेकार करना वो लाजमी नहीं है. तो उनकी फिर धीरे धीरे आपका दूसरे काल लगते स्टार्ट हो गए. आपका सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए, चाहे नर्मदा घाटी सभ्यता देख लीजिए. अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का आपका एक जगह है सुगौली. हाँ, सुगौली करके एक जगह है, वहाँ पे एक आपकी सभ्यता मिली है आज से लगभग 4,000 साल पहले की. वहाँ भी आपका लोग लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करते थे. जैसे जैसे इंसान का प्रगति होती चली गई, लोग थोड़ा सा हाईटेक होना शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा, तो नीड्स जो है वो बढ़ने लगी. इसके चलते उन्होंने जो भी इन्वायरमेंट का था, जो भी हमारा पर्यावरण है, उसका हमने दोहन करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, एक लिमिट से बाहर जाके. तो उससे ये हुआ कि जो हमारा बैलेंस है प्रकृति का और हमारा पर्यावरण का, ये हमारा बैलेंस बिगड़ता चला गया और चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होती चली जा रही. आज हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है. ये इसी वजह से है कि हमने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके पर्यावरण का इतना ज़्यादा दोहन किया है, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है कि साथ में हमने अपनी लाइफ के साथ साथ और इस धरती में जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उनकी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है. आज के टाइम पे आप देखिए, अपने आसपास ही देख लीजिए कि जितनी आपकी बर्ड्स वगैरह थी उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है. सुबह शाम जो बर्ड्स की चहचहाट सुनाई देती थी वो ना के बराबर हो गई है. कई जगहों पे जो आपके एनिमल क्रिएचर्स वगैरह हैं वो आपके संकट में आ गए हैं, संकटापन में है. गवर्नमेंट उसके लिए अलग से फंडिंग करती है उन्हें बचाने के लिए, है ना. हम खुद के प्रदूषण के तौर पे देख लें अगर, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धरती पे जंगल होना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, साथ में हमको जो भी आपका डेली प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें इन्हीं जंगलों से ही मिलता है. चाहे आप मेडिसिन की बात करें, चाहे आप रहने खाने की बात करें, चाहे घर बनाने के लिए बात करें, चाहे आप डेली यूजेस की बात करें, सारी चीज़ें, वेजिटेशन वगैरह सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है. और ये सारी चीज़ों का नुकसान हमारे द्वारा किया गया है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपना बैलेंस
बना नहीं पा रहे हैं, उसको खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारी लाइफ के साथ में और लोग की भी लाइफ जुड़ी हुई है, तो हमारी वजह से वो ख़राब हो रही है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑन इन्वायरमेंट। कृषि और पशुपालन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, पहले के समय पे क्या प्रभाव पड़ता था, आज के टाइम पे हम कैसी कृषि करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में। Agriculture provides food to the world population. Agriculture activities consist of plugging, growing crops, reaping, cattle rearing, etc. The modern agriculture is completely different from traditional agriculture. The traditional agriculture was based on human and animal labors, whereas modern agriculture has become highly machinized. Many of the agriculture activities practiced are not environment friendly. Some activities have डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड द इन्वायरमेंट एडवर्सली। पहले के टाइम पे आप जैसे आज भी देखिए, अपने गांव के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो उतनी हाईटेक कृषि हम आज भी नहीं करते हैं, है ना। हालांकि कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की हुई हैं, चाहे वो मशीन्स के बारे में हो। पहले के समय पे जो कृषि वगैरह होती थी वो आपका लेबर्स के दौर पे होती थी, मैन पावर उस पर ज़्यादा लगाते थे किसी भी कृषि को करने के लिए। एग्रीकल्चर आपका एक ऐसा है कि इससे पूरी दुनिया का पेट भरता है। अगर एग्रीकल्चर के लिए अगर हमारी ज़मीन अगर दूषित हो जाए और अगर हमारे पास सही से अनाज अगर हम ना उगा पाए तो हमारा लाइफ आपका ये हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम पे, है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आपका कृषि करना, पौधे लगाना, उसको बढ़ाना, काटना, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आपका कैटल रियरिंग भी है, पशुपालन करना और कृषि करना दोनों एक समान अब देखा जाता है, पैरेलल चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे हम कोई भी कीटनाशक चीज़ें हम यूज़ नहीं करते थे। आज हम पूरा मशीनरी से पूरी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। साथ में जब मशीनरी हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी उसमें से डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह हम बर्न करते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। सबसे पहली बात, एक टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि मैगी को बैन किया गया था भारत में सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उसमें लेड पाया जाता है। लेड की वजह से ये होता है कि आपके लंग्स वगैरह में या आपके और ऑर्गन्स में दिक्कत होने लगती थी या उसके फेलियर की कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती थी। तो इसी तरह से जो आपका पेट्रोल और डीजल वगैरह जलता है उसमें भी आपका लेड निकलता है, उससे भी आपका पर्यावरण दूषित होता है, साथ में लंग्स की भी डिसीजेज आपकी होती रहती हैं। तो इससे एनवायरनमेंट को भी दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है, साथ में जो और भी क्रिएचर्स हैं उन्हें दिक्कत होती है। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंक्रीजिंग डे बाई डे इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोडक्शन। ऑल थ्रू chemical fertilizer are beneficial for increasing the production of food grains. It has an adverse effect on environment. Normally only 60% of the total chemical fertilizer are absorbed by plants. The remaining fertilizer which is retained in the soil affect in many ways, like it is soluble in rainwater and reach the lakes, rivers and ponds. The surface and groundwater thus gets polluted. आज के टाइम पे से देखिए, पहले के समय पे जब आपका हरित क्रांति वगैरह स्टार्ट हुई थी, हरित क्रांति का मतलब सिर्फ ये था स्वामीनाथन से कि उन्होंने ये सुझाव दिया था कि किसानों की स्थिति बढ़ाने के लिए, कृषि का या फार्मिंग का लेवल अप करने के लिए या आपका जीडीपी में ज़्यादा सहयोग करने के लिए, क्योंकि कृषि आपका देखिए भारत में 3 फेज़ आपके चलते हैं, फर्स्ट है, सेकेंडरी है एंड थर्ड है। फर्स्ट में आपका कृषि वगैरह आ जाती है, सेकंड में इंडस्ट्रियल चीज़ें आ जाती हैं और तीसरा आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है ना। 3 सेक्टर चलते हैं, कृषि सेक्टर हो गया, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का बेस आपका कृषि ही है। कृषि के अगर एग्रीकल्चर से अगर काम, एग्रीकल्चर को अगर बंद कर दिया जाए तो जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो उनका कच्चा माल होता है, जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो बंद हो जाएगा। और अगर रॉ मटेरियल अगर बंद हो जाता है तो उससे रिलेटेड आपका जो मनी फ्लोइंग है वो बंद हो जाएगा और सर्विस सेक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के टाइम पे, हरित क्रांति के पहले के टाइम पे जो किसान वगैरह थे, चाहे छोटे फार्म के किसान हो चाहे वो बड़े फार्म के किसान हो, वो आपका इसका केमिकल फर्टिलाइज़र का जो भी आपका
केमिकल्स आपके आते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, है ना, चाहे वो उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो भी उनका प्रोडक्ट्स हो, इसका यूज़ नहीं करते थे। यूज़ न करने की वजह ये थी कि उनकी खेती वगैरह, ज़मीन वगैरह पहले से उपजाऊ थी और उनको जितना चाहिए होता था, अब की मान चलिए 1 एकड़ उनके पास ज़मीन है तो उनको जितना उगाना होता था वो सफिशियंट हो जाता था। उस टाइम उतनी जनता नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और उतना ज़्यादा हमको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या आपकी बढ़ती चली गई, लोगों की नीड्स बढ़ती चली गई। इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना इन्होंने शुरुआत किया। पहले जब गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र किसानों को फ्री में देना चाहती थी कि भाई आप इसका यूज़ करिए, आपका जो प्रोडक्शन लाइन है ये आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप 1 एकड़ में अगर आप 100 क्विंटल गेहूँ उगाते हैं तो इसका यूज़ करने के बाद आप 200 क्विंटल आप गेहूँ उगाएंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग होते थे जिनको फर्टिलाइज़र बेचना होता था किसानों को, वो रात में जाते थे, जब खेत पे कोई नहीं होता था तो वो फर्टिलाइज़र डाल के चले आते थे। जितना भी केमिकल होता था, यूरिया हो गया या कोई भी खाद हो गई, रासायनिक खाद हो गई, वो खेत में डाल के चले आते थे। जब बात कटाई की आनी स्टार्ट हुई, जब फसल आपकी पक गई और कटाई की बात आई, तो जब काटा गया तो पता चला कि जो फसल हुई है वो दुगनी हुई है। तो जो किसान थे, छोटे बड़े किसान, जिन्हें समझ में आया कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो पैसा लोगों का ईमान डिस्टर्ब कर देता है और लोगों ने ये केमिकल फर्टिलाइज़र आपका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कंडीशन आ गई है आज के टाइम पे। आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र की आप खेती नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती आज के टाइम पे चलन पे है, धीरे धीरे उसका वापस आ रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के तौर पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लेकिन वो अभी बहुत दूर है। आज भी अगर कोई खेती करता है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, चाहे वो घर पे सब्जी उगा रहा हो, तो भी वो यूरिया डालेगा, तो भी वो रासायनिक खाद डालेगा। चाहे वो बड़े स्तर पे खेती कर रहा है तो बड़े स्तर पे खाद डालना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आज ज़मीन की नीड ऐसी हो गई है, आज इतनी ज़मीन उपजाऊ नहीं बची है कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के आप खेती कर सकें, है ना। तो इस केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से आपका धीरे धीरे इंसानों के जीवन में इसका बैड इफ़ेक्ट्स आपके दिखने लगे या साइड इफ़ेक्ट्स इसमें दिखने लगे। अब होता ये है, केमिकल्स जो भी आपके खेत वगैरह में डाले जाते हैं वो उस खाने के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं और इससे आपका किडनी स्टोन्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। ओके, कैडमियम से और भी हार्ट वगैरह डिस्टर्ब होता है, फेफड़े डिस्टर्ब होते हैं, मतलब बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं इसकी वजह से इसमें साइड इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इसमें जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं फसल में, उसमें 60% वो केमिकल फर्टिलाइज़र आपका प्लांट्स आपके ऑब्जॉर्व करते हैं, बाकी 40% आपका वो ज़मीन पे चला जाता है। इसकी वजह से ज़मीन आपकी बंजर होती है। साथ में वो जो 60-40% आपका ज़मीन में जाता है, बारिश की वजह से या किसी और की वजह से, पानी होने की वजह से ये नदियों में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, साथ में आपका लेक्स वगैरह में चला जाता है। इससे जो वहाँ की क्रिएचर है, पानी के जो क्रिएचर्स है, उनको दिक्कत होती है। वजह ये होती है कि जब ये फर्टिलाइज़र आपका पानी में मिलते हैं तो पानी की जो ऑक्सीजन होती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। इससे जो अंदर के जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Every year farmers have to face the problem of the pests, insects and diseases. Farmers use various insecticides and pesticides to protect the crop from insects and diseases. Continuous use of insecticides and pesticides has an adverse effect on the fertility of the soil as well as on the health of human beings. हर साल किसानों को ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनसे उनको फसल का नुकसान होता है। अभी हाल में लॉकडाउन के टाइम पे जब आपने न्यूज़ देखी होगी, आप उचेहरा में है तो उचेहरा के ऊपर से भी वो लोकस्ट उड़ते हुए गए थे। इतनी अधिक मात्रा में वो लोकस्ट उड़ते हुए गए थे जिसकी कोई मात्रा नहीं। मतलब हमने आज तक अपने जीवन में, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे आज तक ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला था। अब ये लोकस्ट कहते थे कि अगर किसी एक खेत में लोग रात को अगर हॉल्ट करते हैं तो ये मान चलिए कि उस खेत में कुछ भी खाने योग्य बचेगा नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा हमला था लोकस्ट का। इस लोकस्ट से आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये हमेशा ग्रसित रहते हैं।
मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पे नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे इनको दिक्कत होती ही रहती है। इसके लिए ये लोग आपका कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं। जब ये कीटनाशक वगैरह यूज़ किया जाता है तो इससे भी दिक्कतें होती हैं। कीटनाशक यूज़ किए, ठीक है, फसल आपकी जहाँ तहाँ बची तो बची, साथ में ये आपके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह हम इस खाने के थ्रू, सब्जी या अनाज के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और इससे भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। साथ में ये ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उसको ही बंजर बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल इसका होता है ना। अब इसका हालांकि सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, इंडियन रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए जो ह्यूमन बॉडी और हमारी ज़मीन को नुकसान न पहुंचाए। अगला पैराग्राफ है आपका, एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द ब्रीडिंग एंड rearing ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर reared एंड मैनेज फॉर वेरियस यूज लाइक फूड वर्क। इसमें मीट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनिमल्स को मीट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज टू जनरेट एनिमल प्रोडक्ट्स एट कमर्शियल लेवल। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स सो दैट मैक्सिमम रिटर्न कैन बी अचीव्ड। But in most part of the world, animals lack proper food and management. Increasing human population is putting pressure on animals also. Demand of animal production are increasing day by day. Scientists are working hard to increase the production of these goods. They have made intensive research on animals. They have been successfully in most cases, like rearing of good breed of sheep for increased production of wool, artificial reproduction of animals through cloning. Latest research focus only on economically lucrative breeds. It may lead to diminishing biodiversity. पशुपालन कृषि की वो शाखा है जो पशुओं के संवर्धन और पालन से संबंधित है। पशुओं को पाल के इनसे जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो मिल्क का प्रोडक्शन हो या फिर जो भी गोबर वगैरह होता है उसका हम खाद बना सकें, या फिर उन्हीं को मार के उनका मीट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या लोकल मार्केट में बेचा जा सके। इसके लिए देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या लोगों की बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की मांग भी बढ़ती चली आ रही है। अगर देखिए सारी चीज़ों का जो समाधान है वो ही है कि अगर जनसंख्या को कंट्रोल में रखा जाए, जनसंख्या को कंट्रोल में रखा जाए तो पूरा बैलेंस आपका बना रहेगा। जनसंख्या भारत की बेकाबू है। आए दिन यहाँ पे अगर हर साल का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 2.5-3 करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं हर साल, ये निश्चित बात है। तो इसके लिए होता ये है कि पशुओं के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाता है, वैज्ञानिक के ऊपर भी ज़्यादा दबाव रहता है कि हमें कैसे कैसे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके हमको रिटर्न हासिल करना ही करना है। तो इसके लिए करते क्या है, जैसे आप मान के चलिए चिकन ले लीजिए, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो किसी का भी मीट हो, ठीक है, बड़ा मांस और छोटा मांस आप लोग समझते होंगे। चाहे मुर्गे बकरे का मांस खा रहे हो तो छोटा मांस कहलाता है, अगर बड़ा मांस खा रहे हैं तो वो किसी बड़े जानवर का रहता है। तो इसके लिए करते क्या है, उन्हें ज़बरदस्ती चीज़ें खिलाई जाती हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है कि उनका मांस धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता चला जाए, उन्हें जब बेचा जाए तो ज़्यादा रिटर्न उनको हासिल हो। आज के टाइम पे देखिए आपने ये भी सुना होगा कि एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन और एक होते हैं वीगन। वीगन वो होते हैं जिन्होंने संकल्प लिया होता है कि हम किसी भी प्रकार का जो भी आपका पशुओं से जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। इवन सिर्फ मांसाहार वो मना नहीं करते हैं, इवन वो ये भी मना करते हैं कि ना हम पनीर खाएंगे, ना हम दूध पियेंगे, ना ये मक्खन खाएंगे, ना हम घी खाएंगे। तो जो ये सारी चीज़ें भी नहीं खाता उसको हम कहते हैं वीगन। आज के टाइम पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीज़ें बिकती हैं तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट निकाला जाता है कि आप ये सामान आपका वीगन है कि नहीं है। वो इनकी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ये इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट जानवरों से लिया जाता है वो आपका देखने योग्य नहीं है, ज़बरदस्ती उनसे ये सारी चीज़ें निकलवाई जाती हैं। चाहे आप दूध की बात करें, गाय को या भैंस को या जिससे भी हम दूध प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है। वो एक मशीन आती है, वो मशीन फिट कर दी जाती है और उससे
जितना दूध हो सकता है उतना दूध निकाल लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूध की जगह पे खून भी निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। साथ में एक नेचुरल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसका यूज़ ना करके साइंटिस्ट वगैरह इस चीज़ को डेवलप किए हैं कि किसी भी गाय से हम उसके अंदर सीमेंट डाल के हम उससे क्लोन बना सकें। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इससे होता ये है कि बायोडाइवर्सिटी आपकी बदलना स्टार्ट हो जाती है। नवीनतम शोध में अधिक लाभ पाने के लिए जो नस्ल हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है और उसमें जैव विविधता आपकी प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री की तरफ। उद्योग। Industry refers to the production of goods and service in an area. Natural resources and technology are combined to produce goods and service. Earlier also goods were produced, but large-scale production started only after the Industrial Revolution. Large-scale production is possible only when goods are produced with fast and efficient machines. Latest and advanced technology is used and large number of workforce is employed. The important industries today are iron and steel, automobile, sugar, and textile industries, etc. Every industry has its input and outputs. The inputs are the raw material, machinery, technology, capital, labor, etc. The outputs is the final product of finished goods. When the final product of an industry is used by another industry, it is called producer goods. Steel is an important producer goods as it is the final product of iron and steel industry, but it is used by many other industries like construction industries, automobile industries, ship building industries, etc. उद्योग का संबंध किसी क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं से। टेक्नोलॉजी और नेचुरल जो आपकी रिसोर्सेज होते हैं उनसे मिलकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन तो पहले भी होता था, लेकिन अधिक मात्रा में उत्पादन ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बाद से आपका शुरू हुआ। अधिक मात्रा में उत्पादन तभी संभव है जब वस्तुएं आपकी अच्छी मशीनों द्वारा बनाई जाएं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और एक कार्यकुशल लोग उसमें लगे हों। वर्तमान में जो प्रमुख आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपका आयरन है, स्टील उद्योग है, ऑटोमोबाइल्स है, या शुगर है, या फिर टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल कंपनी को आपका जो भी कपड़ा उद्योग होता है उसको टेक्सटाइल कंपनी कहा जाता है। हर एक इंडस्ट्रीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट और निवेश और उत्पादन होता है। निवेश में आपका रॉ मटेरियल होती है, मशीन्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, कैपिटल होता है, लेबर्स होते हैं, है ना। उत्पादन में अंतिम उत्पाद या तैयार वस्तुएं आती हैं। जब एक उद्योग का अंतिम उत्पाद किसी अन्य इंडस्ट्रीज में प्रयुक्त होता है तो उसे उत्पादित सामान कहते हैं। आयरन एक महत्वपूर्ण आपका उत्पादित सामान है क्योंकि ये आपका लोहा और इस्पात उद्योग में अंतिम रूप में तैयार होता है। इसे आपका घर बनाने में या इंडस्ट्री तैयार करने में, ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है, या फिर बड़े बड़े आपका शिप्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड्स 4 इनपुट कैपिटल: रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर्स। अधिकतर उद्योगों में आपका 4 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक आपका कैपिटल जिसको हम पैसा कहते हैं, दूसरा आपका रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, तीसरा आपका टेक्नोलॉजी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और चौथा होता है आपका लेबर। स्टार्ट करते हैं पहले से कैपिटल। Every industries needs 2 type of capital: finance capital and physical capital. The physical capital is building, machinery, etc. And finance capital is obtained or borrowed from banks or other industries. हर एक इंडस्ट्री में 2 तरह की आपकी कैपिटल होती है। एक होता है आपका फिजिकल कैपिटल, दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब एक भौतिक कैपिटल, मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक या बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर उसमें लगी हुई मशीनरी होनी चाहिए। ये आपका हो गया आपका फिजिकल कैपिटल। दूसरा होता है फाइनेंशियल कैपिटल, जिससे हम उस कंपनी में किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकें, उस मशीनरी को चलाने के लिए हम बिजली वगैरह एक्वायर कर सकें, है ना।
जो लेबर्स हैं उनकी पेमेंट कर सकें, हम उसकी मार्केटिंग कर सकें, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल ज़रूरत पड़ती है। वो कई तरीके से उसको हम ले सकते हैं, या फिर हमारे पास खुद का पैसा हो तो हम उसको हम इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम बैंक वगैरह से लोन ले लें, या तीसरा ऑप्शन होता है कि हम अपने कंपनी के शेयर बेच दें। हम अपनी कंपनी के जब शेयर बेचते हैं तो उसमें जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो भी उसकी हिस्सेदार बन जाती है। कि मान चलिए हम फलानी कोई कंपनी है तो मैंने उसके 50,000 रुपये के शेयर खरीद लिए, तो उस 50,000 की शेयर में जब कंपनी प्रॉफिट में आती है तो उसका हमें रिटर्न भी मिलता है ना। तो ये आपकी दो तरह की फाइनेंस आपकी होती है, कैपिटल आपकी होती है। सेकेंड है आपका रॉ मटेरियल। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिली ऑन द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। दीज नेचुरल रिसोर्सेज में बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनको चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं, एक वो होता है जिसे हम एक बार जनरेट करने के बाद वो दोबारा हमारे पास यूज़ नहीं हो पाता है। जैसे कि बार बार जो जनरेट हो सकता है वो हो सकते हैं आपके एग्रीकल्चर फार्म से जो भी चीज़ मिलती है वो आपका रिन्यूएबल चीज़ होती है। जैसे मान चलिए एक बार हमने गेहूँ उगा लिया तो हम उसको दोबारा भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जंगल से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो चीज़ें आपकी रिन्यूएबल हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल भी चीज़ें वो सारी आती हैं। जैसे आपका पेट्रोल है, उसको मैं एक बार यूज़ कर लिए, वो एक बार उड़ गया तो उससे दोबारा हमको चीज़ नहीं मिलेगी। तो रॉ मटेरियल आपका हर कंपनी में यूज़ होता है। कुछ आपकी रिन्यूएबल होती हैं, कुछ आपकी नॉन रिन्यूएबल होती हैं। थर्ड है आपका टेक्नोलॉजी। टुडे द टेक्नोलॉजी advancement have led to tremendous industrial growth. Innovations in the field of technology can transform the culture of the society. आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो एक बूम आया है, एक आपका जो चेंज आया है, एक जो बढ़त आई है, इंक्रीमेंट जो हुआ है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी के एक्वायरमेंट से या उसके इनोवेशन से चीज़ें और भी बेहतर हुई हैं। जो जैसे आज के टाइम पे आप सोच लीजिए कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो ऑटोमेटिक कार्स वगैरह होती हैं, टेस्ला की जो कार्स वगैरह होती हैं, जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो एक ऐसी कार है कि आप उसमें आप अपना डेस्टिनेशन डालिए कि हमको यहाँ से जबलपुर जाना है, और उस कार पे आप सो जाइए, वो कार आपको जबलपुर पहुँचा देगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपका होता है। फोर्थ है आपका लेबर। लेबर्स रिफर्स टू द वर्क फोर्स। लेबर यूनियंस आर फॉर्म्ड who negotiate their wages and work with the owners. किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसमें एक आपको जो श्रम शक्ति चाहिए होती है वो लोगों से ही आती है, लेबर से ही मिलते हैं। कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है या कोई भी आपकी सर्विस सेक्टर है, उसमें आपके लेबर्स आपके होने चाहिए, तभी आपकी वो कंपनी, एक लेबर्स होना चाहिए, वो बेहतर ट्रेंड लेबर होने चाहिए जो आपकी कंपनी को बेहतर और आगे बढ़ा सकें, प्रोडक्शन लाइन आपकी अच्छे से चला सकें। तो लेबर्स की भी एक यूनियन होती है जो कि जो कंपनी मालिक होते हैं वो उनसे नेगोशिएट करते हैं, उनसे निर्धारित करते हैं कि भाई हमको इतनी तनख्वाह चाहिए, इतना हमको वेजेस चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व थ्री प्रोसेस। तीन प्रोसेस में आपका मैन्युफैक्चर होता है कोई भी माल। पहला असेंबली। असेंबली इज द combination of parts to make the final product. For example, a bicycle is assembled by joining various parts like wheels, handle, seat, chair, etc. असेंबल करना कोई भी चीज़, जैसे देखिए छोटा सा उदाहरण है, जैसे साइकिल है मान लीजिए, मतलब साइकिल के सारे पार्ट्स को एक असेंबली लाइन पे लेके आना और उसको वन बाय वन चीज़ें जोड़ना। उसका चाहे वो हैंडल हो, चाहे वो अलग अलग पार्ट्स हो, व्हील्स हो, उसके चक्के हो, सीट हो, चेयर हो, चैन हो, सारी चीज़ों के एक साथ जोड़ के एक लास्ट में मेन प्रोडक्ट आपका देना। असेंबली लाइन से जैसे मान चलिए कोई कार बन रही है, जैसे मान लीजिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो बन रही है, तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो में इंजन आपका किसी अलग कंपनी में बनेगा, उसकी बॉडी किसी अलग कंपनी में बनेगी, टायर कंपनी कहीं और से सोर्स करेगी। भाई महिंद्रा टायर तो बनाती नहीं है, महिंद्रा मान लीजिए टायर आपका MRF से सोर्स कर लेती है या सीएट से सोर्स कर लेती है, या इंजन का जो टर्बो चार्जर होता है, वो टर्बो चार्जर भारत में सक्सेस नहीं है, कोई कंपनी अच्छे से बना नहीं पाती है, तो टर्बो चार्जर किसी और देश से सोर्स किया जाता है,
उसको फिर सारी अलग अलग जगह से पूरा सामान आपका एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर असेंबल किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि भाई किसी अलग असेंबली लाइन बनाई जाती है, फिर वहाँ पे आपका सारे सामान इकट्ठा किए जाते हैं। तो पहले आपकी बॉडी बनाई गई, फिर उसमें इंजन बैठाया गया, फिर चक्के लगाए गए, इंटीरियर तैयार किया गया। तो इस तरह से आपका असेंबली लाइन का काम होता है। दूसरा है आपका अल्टरेशन, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन। Alteration is the modification of the raw material into a new material for final product, for example, saving of trees into lumber. अल्टरेशन में होता ये है कि चीज़ों को बदला जाता है। जैसे मान के चलिए कोई रॉ मटेरियल है, कोई कच्चा माल है, उसे चेंज करके एक फाइनल उत्पाद के रूप में तैयार करना। एक छोटा सा उदाहरण जैसे मान के चलिए इसमें दिया हुआ है, जो पेड़ वगैरह हैं उनको काट के एक अलग अलग छोटी छोटी लकड़ी में परिवर्तित कर देना, है ना। कोई एक बड़ा पेड़ है, अब उसको तो हम सीधा सीधा खड़ा करके हम कोई तखत तो बना नहीं सकते हैं, कोई अलमारी तो बना नहीं सकते हैं। तो उसको हम काट के अलग अलग लकड़ी में बनाएंगे, फिर उसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इसका यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए अब आपका गेहूँ है, गेहूँ आपका रॉ मटेरियल होता है। अब हमको चाहिए तो आटा ना, तो उसको हम चक्की में ले गए, चक्की में डाले गेहूँ तो निकल के आया आटा। तो ये आपका एक अल्टरेशन हो गया। थर्ड है आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिमूव्स वन और मोर कंपोनेंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन में होता ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है, उससे हम दो तीन चीज़ें अलग कर लें, या जितना हम उस चीज़ से अलग कर सकते हैं उसका एक हम अलग प्रोडक्ट बना लें। जैसे आपका पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल को अलग कर लेते हैं। पेट्रोलियम अगर है, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपका पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, वैसलीन मिलती है, डामर मिलता है ना। ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो जैसे आपका अगर हम फार्मिंग की बात करें तो उसमें अगर हम शुगर केन की बात करते हैं, अगर गन्ने की बात करते हैं, तो गन्ने से हम शक्कर ही बना सकते हैं, साथ में हम गुड़ भी बना सकते हैं। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। अभी हाल ही में तकरीबन लॉकडाउन जब ओपन हुआ था तभी की बात है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जब उनसे बात कर रहे थे, डेनमार्क के एक कंपनी के सीईओ से बात कर रहे थे। डेनमार्क आपका जाना जाता है पवन चक्की के रूप में। पवन चक्की आप समझते हैं, जो आपका विंड पावर से जो आपकी चलती है मशीन, पवन चक्की। तो डेनमार्क से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि उससे हम बिजली बनाते हैं। आपका रोटर जो घूमता है उससे हम अंदर मशीन लगाए रहते हैं, उससे हम बिजली बना लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई इसी से जब हम बिजली बना रहे हैं तो हम ऐसी कोई व्यवस्था क्यों ना करें कि इससे हम हवा में जो आपकी ऑक्सीजन है हम उसको छांट के अलग कर सकें और उसको हम सिलेंडर में भर के दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकें। तो ये भी आपका हवा से ऑक्सीजन निकाला भी आपका एक एक्सट्रैक्शन में माना जाएगा। ओके, बिसाइड दीज थ्री देयर आर अदर प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। ऊपर देखिए तीनों प्रक्रियाओं के अतिरिक्त एक अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्रक्रियाएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक भिन्न हो जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। Production of goods dates back to ancient time. There are many proofs of early production like bricks used in the buildings, earthen pots to store grains, etc. All these were produced with hands. As civilization grew, the method of production improved because of innovation. For example, fibers taken from different sources are processed to form cloth. The important sources of fibers are cotton, jute, silk, and wool. Certain synthetic materials are also used a source of fiber like nylon and polyester. Fibers taken from various sources are strengthened to make these threads. They are twisted by spinning, which adds strength to the thread and cloth. The twist fibers are called yarns, which are woven or knitted to make fabric.
वस्तुओं का उत्पादन आपका प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इसके उदाहरण भी हमें कई सारे मिले हैं। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में, ये तो हम किताबों में कभी महाभारत वगैरह की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जिक्र हमारे इतिहासकारों ने कभी किया नहीं। तो शुरुआत होती है हमारे इतिहास की हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता में जो जानी जाती है वो नगर सभ्यता के लिए जानी जाती है। नगर सभ्यता इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भी घर वगैरह बने थे, जो किले वगैरह बने थे, वो सारे बहुत हाईटेक तरीके से बने थे। कोई कच्चे घर नहीं बने थे वहाँ पे, प्रॉपर आपकी ईंटें बनाई गई थी, ईंटें बनाई गई थी, आपके पॉट्स वगैरह बनाए गए थे। तो इसका प्रूफ हमें मिलता है कि ये सारी चीज़ें पहले भी प्रोड्यूस होती थी, और ये सारी चीज़ों के लिए कोई बहुत मशीन यूज़ नहीं किया जाता था। हालांकि जो आपका ईंटें वगैरह बनाई जाती थी उसका सांचा वहाँ पे ज़रूर मिला है कि उस सांचे में ईंटों को ढाला जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाथों से होती थी। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे सिविलाइजेशन आपकी उन्नत होती चली आ रही है ना, नगरीकरण होता चला आ रहा है, नवीनीकरण होता चला आ रहा है, टेक्नोलॉजीज आपकी नई नई बनती चली आ रही हैं, तो कपड़ा उद्योग में भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो कपड़े उद्योग के लिए आपका विभिन्न स्रोतों से आपका चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं, अलग अलग स्रोत से, अलग अलग सोर्सेज से कपड़े बनाने के लिए। इसमें आपका जो महत्वपूर्ण फाइबर्स हैं वो आपकी कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है। ठीक है, साथ में ये सारी चीज़ों के साथ में अब कपड़े बनाने के लिए हम सिंथेटिक चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन आपका एक ऐसा पदार्थ है जिसे पहली बार कपड़े बनाने के लिए, या फिर नायलॉन की रस्सी वगैरह बनती है, तो इसको हम पहली बार हमें नेचुरल नहीं मिलता है ये, इसको हमने बनाया था लैब में। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि लैब में आपका नायलॉन बनाया गया था, पॉलिस्टर बनाया गया था, तो आपका नायलॉन सही उत्तर रहेगा। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी आपको साइंस में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका नायलॉन और पॉलिस्टर वगैरह आपका ऐसे फाइबर हैं जिनसे आपका पतले धागे बनाए जाते हैं, फिर इनको ऐंठा जाता है। जो ऐंठने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सूत काटना। ठीक है, जिसे बुन के आपका कपड़ा तैयार किया जाता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना और प्रबंधन। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, कि कैसे चार लोग को मैनेज किया जाए उसके ऊपर। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एट नेशनल लेवल द गवर्नमेंट हैज़ की रोल टू प्ले, एंड एट द इंडिविजुअल लेवल द मैनेजमेंट बोर्ड्स रोल इन वाइटल. At national level, the government may adopt the policy of tax rebate to plan for rapid industrialization for an area. At industrial level, the management board plans according to the market trends and competition. Management supervisors monitors the overall production process. It also coordinates the different sector of the industries. The human resources managers arrange for the skilled laborers, production managers look after the production, marketing managers chalk out plans to sell the goods in the market. हर एक क्षेत्र में आपका प्लानिंग और मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरी होती है ना। प्रबंधन और योजना आपकी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे आपका नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट आपकी मुख्य भूमिका निभाती है, और इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो प्रबंधन बोर्ड होता है, जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसकी भूमिका आपकी अहम होती है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में आपका जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए अब एक ऐसा प्लान बनाती है कि भाई थोड़ा सा लिबरल हुआ जाए। लिबरल होने के मतलब लिबरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी क्षेत्र में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, कि लोग हमारे यहाँ पे जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए हम टैक्स वगैरह पे या प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे, या जो प्रोसेस करने की जटिलता है उसको सरल बनाएं, टैक्स वगैरह में हम छूट दें, तो इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ये सारी चीज़ें करती हैं। और जो व्यक्तित्वकरण पे या इंडिविजुअल एरिया पे जो लोकल आपका मैनेजमेंट होता है, वो ये सारी चीज़ें देखता है कि मार्केटिंग लेवल क्या है, मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, उसका कंपटीशन क्या है, वो इस हिसाब से अपनी योजनाएं तैयार करता है कि मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को लेके सफल हो सकें। ठीक है, प्रबंधन बोर्ड आपका जो पूरा उत्पादन प्रक्रिया है उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है।
साथ ही जो उद्योग के जो और भी सेक्टर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट्स बना के अपना काम करता रहता है। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ये होता है कि हम इस कंपनी के लिए जो भी मैनेजर्स एक्वायर करें या जो भी एम्प्लॉयज़ एक्वायर करें, तो वो योग्य होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। वो काम आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाला डिपार्टमेंट का होता है। ओके। लास्ट में आपका काम जब पूरा प्रोडक्ट आपका बन जाता है तो लास्ट काम होता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो किस हिसाब से एक एडवर्टीजमेंट करे या किस हिसाब से लोगों के बीच में जाए और उनके बीच में उनकी राह थामे कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है, या वो अपनी बातें उनके सामने बता सके कि इस प्रोडक्ट में आपकी ये खूबियाँ हैं और इनसे आप ऐसा ऐसा यूज़ ले सकते हैं। ये काम आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। ओके। बाकी चीज़ें अगली वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है।